विशाल घने वृक्ष के नीचे राजकुमार वीर आराम से सो रहा था। सुबह की मध्यम धूप में उसके चेहरे पर शांति छाई हुई थी। तभी एक सैनिक वहां आ पहुंचा। राजकुमार, आपके पिताजी ने अभी अभी आपको राज दरबार में बुलाया है। सर्दियों के मौसम में धूप कितनी अच्छी लगती है, पिताजी को शायद इसका पता भी नहीं होगा। राजकुमार, आप इस राज्य के आगामी राजा हैं। आपको अब से अपने पिताजी के राज्य कार्य में साथ देना चाहिए। बकवास बंद करो, मुझे पता है मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। राजकुमार वीर तुरंत उठकर राज दरबार की ओर निकल गया। राज दरबार में राजा विक्रम सिंहासन पर विराजमान था और उनके बगल में मंत्री जगन्नाथ बैठा हुआ था। राजकुमार वीर, मैंने कहा था कि अब से तुम्हें नियमित रूप से राज दरबार में उपस्थित रहना होगा। तुम कहाँ थे? पिताजी, आप जानते हैं कि मुझे घने वृक्ष के नीचे बैठकर सोना कितना अच्छा लगता है। बकवास बंद करो, तुम इस राज्य के आगामी राजा हो। यदि राजा ही घने वृक्ष के नीचे सोएंगे तो पड़ोसी शत्रु उसी समय आक्रमण करके उसे हमेशा के लिए सुला देंगे। अगर तुम्हारा ऐसा रवैया जारी रहा तो मुझे मजबूरन तुम्हारे छोटे भाई राजकुमार अशोक को सत्ता सौंपनी पड़ेगी। हाँ पिताजी, मुझे पता है। अब बताइए, मुझे यहाँ क्यों बुलाया गया है? जाओ, जाकर प्रजा की हाल चाल लेकर आओ और यह भी सुनिश्चित करो कि राज्य में कोई परेशानी न हो। राजकुमार आदित्य दो सैनिकों के साथ राज दरबार से बाहर निकल गया। थोड़ी दूर चलने के बाद राजकुमार आदित्य को सुंदर हरे भरे खेत दिखाई दिए। खेत कितने सुंदर लग रहे हैं। हमारे राज्य के किसान बहुत मेहनती हैं। वे दिन रात खेती करते हैं। तो तुम यह कहना चाहते हो कि इस राज्य में केवल किसान ही मेहनत करते हैं, जबकि मैं दिन भर वृक्ष के नीचे लेटा रहता हूँ? मेरा कहना ऐसा नहीं था राजकुमार। बकवास बंद करो। उस सुंदर खेत में बलिया नाम का एक किसान अपनी पत्नी राधा के साथ खेती कर रहा था। हमारा तो भाग्य खुल गया क्योंकि राजकुमार वीर हमारे खेत में आए हैं। आपके खेत तो बहुत सुंदर दिख रहे हैं। आपको अच्छी खासी आमदनी होती होगी। इस वर्ष की खेती तो पूरे राज्य में इतनी अच्छी हुई है कि आने वाले कई वर्षों तक हमें दूसरे राज्य में अनाज के लिए नहीं जाना पड़ेगा। मैं यही सुनना चाहता था। वैसे भी मैं देख रहा हूँ कि पिताजी दिन प्रतिदिन किसान से लगान कम करते जा रहे हैं। इसलिए मैं यह घोषणा करता हूँ कि अब से कोई भी किसान अपनी फसल बाजार में जिस भाव में बेचेगा उसका 50% हिस्सा उसे लगान के रूप में राज्य कोष में जमा कराना होगा। बलिया के चेहरे पर भय की लहर दौड़ गई। अगर 50% हिस्सा राजकोष में जमा करना होगा तो हमारी नैया तो डूब जाएगी। राजकुमार अपने दोनों सैनिकों से बोला, जाओ, इस आदेश का पूरे राज्य में ऐलान कर दो। राजकुमार, सोचिए, आपका यह आदेश पिताजी को पसंद नहीं आएगा। किसान अपनी आय का 50% हिस्सा चुकाएंगे, इससे बगावत हो सकती है। बकवास बंद करो। मैं इस राज्य का आने वाला राजा हूँ और जब मैं राजा बनूंगा तो मैं अपना पूरा सिंहासन सोने का बनवाऊंगा। अगले दिन राज दरबार में राजकुमार वीर दरबार में जैसे ही उपस्थित हुआ, राजा विक्रम क्रोध से बोला, मैंने तुम्हें प्रजा का हाल चाल लेने के लिए भेजा था, पर तुमने उनके खेतों में 50% लगान वसूली का आदेश दे दिया। मुझे खबर मिली है कि तुम्हारे इस फैसले से पूरे राज्य में हलचल मच गई है और किसान एकजुट होकर हमारे खिलाफ खड़े हो गए हैं। राजकुमार वीर क्रोधित होकर तलवार निकालते हुए अपने पिता की ओर देखकर बोले, जो भी किसान हमारे राज्य के खिलाफ खड़ा होगा, मैं उसकी गर्दन उसके धड़ से अलग कर दूंगा। बकवास बंद करो मूर्ख राजकुमार। तुम्हारा नाम वीर रखने का मेरा मकसद था कि तुम्हारा दुश्मनों के खिलाफ लड़ना, न कि अपने ही किसानों को शत्रु बनाना। राजकुमार वीर बिना उत्तर दिए राज दरबार से निकल गया। राजा विक्रम क्रोधित होते हुए राज दरबार से बाहर निकल गया और महल की छत पर टहलने लगा। उसी समय रानी रुक्मणी छत पर आ पहुंची। आपके चेहरे पर इतना क्रोध क्यों है? क्या हुआ? रुक्मणी, मैंने सोचा था कि मेरा बड़ा बेटा वीर
बड़े होकर निडर और बहादुर बनेगा। परंतु आज जब मैंने प्रजा का हाल चाल लेने के लिए भेजा तो उसने किसानों पर 50% लगान वसूली का आदेश दे दिया। रुक्मणी, तुमने एक मूर्ख राजकुमार को जन्म दिया है। कान खोलकर सुन लो रुक्मणी, अगर तुम्हारे बड़े पुत्र वीर का ऐसा ही व्यवहार रहा तो मैं अगला राजा अपने छोटे बेटे राजकुमार अशोक को घोषित कर दूंगा। मुझे लगता है कि हमें राजकुमार वीर का विवाह करवा देना चाहिए। हो सकता है कि विवाह के बाद उनका व्यवहार सुधर जाए। जाओ, जाकर अपने पुत्र से पूछ तो लो, क्या वो विवाह करेगा या अपनी मूर्खता जारी रखेगा। इधर राज्य में कुछ किसान आपस में राजकुमार वीर के आदेश पर चर्चा कर रहे थे। क्या तुमने सुना? राजकुमार वीर ने हमारे खेतों से हमारी आमदनी का 50% लगान राज्य कोष में जमा करने का आदेश दिया है। हम एकजुट होकर इस अत्याचार का विरोध करेंगे। किसानों की आपसी बातचीत से राज्य में खलबली की माहौल साफ झलक रही थी। इधर दूसरी ओर चंदन नगर में राजकुमारी चंद्रलेखा महल की नहर की छत पर विराजमान थी। तभी एक सुंदर रहस्यमय पक्षी उड़ते हुए उनके पास आ पहुंचा। लगता है तुम कोई शुभ समाचार लेकर आए हो। पक्षी कुछ पल मौन इंसानी आवाज में बोला, समय नजदीक है, समय नजदीक है। तो इसका मतलब है कि राजकुमार वीर ने अपनी मूर्खता पूर्ण कारनामों की शुरुआत कर दी है। अगले दिन रुक्मणी राज दरबार में राजकुमार वीर से बात कर रही थी। राजकुमार, तुम्हें अपनी गलतियों को सुधारना चाहिए और अपने पिताजी की बात माननी चाहिए। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा विवाह जल्द से जल्द संपन्न हो जाए। क्या तुम्हें कोई पसंद है? यदि पसंद है तो मुझे बता सकते हो। नहीं माँ, मुझे विवाह के लिए सोचने का थोड़ा समय चाहिए। मैं तुम्हें 2 दिन का समय देती हूँ। राजकुमार वीर राज दरबार से एक सुनसान जंगल की ओर चल पड़ा और जंगल में एक घने वृक्ष के नीचे बैठकर गहरी सोच में डूब गया। मेरी माँ तो मेरी शादी के पीछे पड़ गई है। मैं तो राजा बनकर विराजमान होना चाहता था, पर अब ऐसा लग रहा है मानो मुझे राजा बनने से पहले ही विवाह करना पड़ेगा। तभी एक साधु वहाँ आ पहुँचा। क्या हुआ राजकुमार, तुम इतनी गहरी चिंता में क्यों बैठे हो? मैं तुम्हें जानता हूँ कि तुम केशव नगर के राजा विक्रम के पुत्र राजकुमार वीर हो। राजकुमार वीर सारी घटना साधु को बताता हुआ बोला, और मैं राजा बनने के बाद विवाह करना चाहता हूँ। और ऐसा तुम क्यों करना चाहते हो राजकुमार? मैं चाहता हूँ कि पहले मैं केशव नगर का राजा बनूं, फिर आसपास के सभी राज्यों को जीतकर सम्राट बन जाऊं। उसके बाद मेरा विवाह ऐसा हो जो वर्षों तक स्मरणीय रहे। देखो, तुम्हारे आसपास के राजा कितने शक्तिशाली हैं। कुछ राजा तो ऐसे हैं जिनकी सेनाओं के सामने तुम्हारी सेना कुछ भी नहीं। परंतु मेरे पास तुम्हारे लिए एक उपाय है जिससे तुम बिना अत्यधिक परिश्रम के आसपास के राज्यों पर विजय पा सकते हो। तो फिर मुझे बताइए महाराज। चंदन नगर की राजकुमारी के पास एक जादुई पक्षी है जो भविष्य देख सकता है। सोचो, यदि वह पक्षी तुम्हारे पास आ जाए तो तुम बिना ज्यादा मेहनत के आसपास के राज्यों पर विजय पा सकोगे। वह पक्षी पहले से ही भविष्य बताता है। तब तो मैं उस पक्षी को हासिल करके रहूंगा। पर ध्यान रखना, चंदन नगर की राजकुमारी चंद्रलेखा के पास जो पक्षी है वह केवल उसी के पास रहता है। तुम उसे इतनी आसानी से प्राप्त नहीं कर सकते, तो यह तुम्हारे लिए कठिन हो जाएगा, क्योंकि चंद्रलेखा का पिता तुम्हारे पिताजी राजा विक्रम से कहीं अधिक शक्तिशाली है। पर एक उपाय है। कौन सा उपाय है साधु महाराज? तुम्हारी माँ रुक्मणी तुम्हारा विवाह करवाना चाहती है। तुम अपने माँ से कह दो कि तुमने एक बार चंद्रलेखा को दूर से देखा था और तुम्हें वह भाग गई है। यदि तुम्हारा और चंद्रलेखा का विवाह हो जाता है तो उस जादुई पक्षी को हासिल करने में तुम्हें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। साधु महाराज, आपने तो मेरा आधा काम आसान कर दिया।
पर याद रखना, जब तुम्हारा विवाह चंद्रलेखा से संपन्न हो जाए और वह पक्षी तुम्हारे हाथ में आ जाए तो कुछ दिनों बाद उसे यहाँ जरूर लाना। मैं दूर घने वृक्ष के नीचे बैठकर तपस्या करता हूँ। मैं उस पक्षी में और जादुई शक्तियाँ डाल दूंगा। कुछ समय बाद राजकुमार वीर और राजकुमारी चंद्रलेखा का विवाह संपन्न हो गया। विवाह संपन्न होने के 2 दिन बाद राजकुमार वीर अपनी पत्नी चंद्रलेखा से बोला, चंद्रलेखा, मैंने सुना है कि तुम्हारे पास एक ऐसा जादुई पक्षी है जो भविष्य बताता है। क्या यह सच है? हाँ, ये सच है। तुम्हें वह जादुई पक्षी कहाँ से मिला? उस पक्षी के बारे में चाह कर भी मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकती। क्यों नहीं बता सकती? क्या बात है? इसका कारण तुम्हें बहुत जल्द पता लग जाएगा। तुम्हें ये भी समझ आ जाएगा कि वो पक्षी मुझे क्यों मिला और उसका जादू क्यों इतना खास है। मुझे इससे कोई मतलब नहीं है कि वह पक्षी तुम्हें कहाँ से मिला। मैं उससे बात करना चाहता हूँ। मैं उसके जरिए भविष्य जानना चाहता हूँ। चंद्रलेखा ने पक्षी को बुला लिया। कुछ ही क्षणों में एक सुंदर चमकीले पंखों वाला पक्षी उड़कर आ गया और चंद्रलेखा के कंधे पर बैठ गया। पक्षी की आंखें गहरी, समझदार और रहस्यमयी थी। पक्षी, मैं सम्राट बनना चाहता हूँ। क्या मेरे भविष्य में तुम्हें मुझे सम्राट बनते हुए दिख रहा है? तुम मूर्ख हो और मूर्ख कभी सम्राट नहीं बनते। क्या तुमने मुझे मूर्ख कहा? हाँ, तुम्हारी महत्वाकांक्षा तुम्हारे विवेक पर भारी है। फिलहाल तो तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम अपने राज्य की बागडोर ही संभाल लो। सम्राट बनने का सपना छोड़ दो, अन्यथा तुम्हारी मूर्खता तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगी। क्या बकवास कर रहा है यह पक्षी चंद्रलेखा? तुमने कहा था कि यह पक्षी भविष्य बताता है, लेकिन यह तो मेरा अपमान कर रहा है। वीर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और वह बिना कुछ कहे वहां से चला गया। अगले दिन वीर अपने कक्ष में अकेला बैठा सोच में डूबा हुआ था। क्या यह पक्षी सच में भविष्य बताता है, या फिर कहीं उस साधु ने मुझे मूर्ख तो नहीं बना दिया? मुझे इस पक्षी की सच्चाई का पता लगाना होगा। अगली सुबह वीर फिर से चंद्रलेखा से बोला, चंद्रलेखा, मुझे फिर से उस पक्षी से बात करनी है। अब क्या पूछना चाहते हो? इस बार मैं इस पक्षी की सच्चाई पर रखना चाहता हूँ। चंद्रलेखा ने फिर से पक्षी को बुलाया। पक्षी उड़ता हुआ आया और वीर के सामने बैठ गया। भविष्य पक्षी, मुझे बताओ, क्या आज शाम बारिश होगी? नहीं, आज बारिश नहीं होगी। मगर शाम होते होते आसमान में काले बादल छा गए और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। वीर पूरी तरह भीग गया और गुस्से से तिलमिला उठा। पक्षी ने तो कहा था कि बारिश नहीं होगी, लेकिन देखो यह झूठ निकला। इसका मतलब यह पक्षी झूठा है। अगले दिन वीर चंद्रलेखा से बोला, तुमने कहा था कि यह पक्षी कभी झूठ नहीं बोलता, लेकिन इसने गलत भविष्यवाणी की। यह पक्षी झूठा है। वक्त और हालात के सभी भविष्य कभी कभी बदल भी जाता है। जब मैंने यह भविष्य देखा था तब बारिश की संभावना नहीं थी, लेकिन भूत, भविष्य और वर्तमान सब ईश्वर के हाथ में है। समय के साथ परिस्थितियां बदलती हैं और भविष्य भी बदल सकता है। तो क्या इसका मतलब है कि भविष्य तय नहीं है? भविष्य तो तय होता है, लेकिन कर्म और समय उसे बदल भी सकते हैं। मूर्ख वही है जो भविष्य को चुनौती देने की जगह अपने कर्मों से उसे सही दिशा में नहीं मोड़ता। अब मेरी समझ में आ गया कि साधु महाराज ने मुझसे यह क्यों कहा था कि जब जादुई पक्षी को मेरे पास लाना तब उसकी शक्तियाँ गड़बड़ा गई थी। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं सही कह रहा हूँ। तो क्या तुमने मुझसे विवाह भी इस जादुई पक्षी की वजह से किया था? और नहीं तो क्या, वरना मैं विवाह ही नहीं करना चाहता था। मेरे जीवन में तुम्हारा कोई महत्व नहीं था।
मैं तो बस इस जादुई पक्षी की मदद से संसार का सम्राट बनना चाहता था, लेकिन अब संभव नहीं लग रहा। चंद्रलेखा की आंखों में आंसू आ गए। उसका चेहरा क्रोध और दुख से लाल हो गया। इसका मतलब तुम्हें मुझसे कभी प्रेम नहीं था, लेकिन जब तुम्हारी माँ रानी रुक्मणी मेरे पिता से मेरा हाथ मांगने आई थी, तब उन्होंने कहा था कि तुमने मुझे एक बार दूर से देखा और तभी मुझसे प्रेम कर बैठे थे। वह तो मैंने अपनी माँ से झूठ बोला था। बकवास मत करो वीर। चुप रहो, चलो मेरे साथ। राजकुमार वीर चंद्रलेखा को लेकर जादुई पक्षी के साथ जंगल की ओर चल पड़ा। वो साधु को ढूंढने लगा। कुछ देर बाद एक घने वृक्ष के नीचे साधु बैठा नजर आया। राजकुमार वीर साधु के सामने पहुंचा। उसके हाथ में जादुई पक्षी था। साधु महाराज, इस पक्षी में कुछ और जादुई शक्तियाँ डाल दो ताकि यह सटीक भविष्यवाणी कर सके। साधु की आंखों में चमक आ गई। उसने पक्षी को देखा और मुस्कुराया। अब मेरा मकसद पूरा हो गया। अब मैं तेरी बलि लेकर स्वयं संसार का सम्राट बनूंगा। ये सुनकर राजकुमार वीर चौंक गया। क्या कह रहे हैं आप? तुम मूर्ख हो राजकुमार, मैंने तुमसे झूठ बोला था। दरअसल मुझे इस जादुई पक्षी की बलि देकर अपनी सिद्धि पूरी करनी थी। इतना बोलकर साधु ने पास रखा खंजर उठा लिया और जादुई पक्षी की ओर बढ़ा ही था कि तभी पक्षी रंग बिरंगी रोशनी में बदलकर एक सुंदर युवक में बदल गया। राजकुमार वीर और साधु दोनों अस्तंभ रह गए। चंद्रलेखा उस युवक को देख रही थी। आदित्य, तुम सही हो गए, तुम श्राप से मुक्त हो गए। तभी एक और साधु प्रकट हुआ। तांत्रिक काल भैरव, तुमने इंसानों की बलि देकर बहुत पाप किए हैं। अब तुम्हारा अंत निकट है। यह क्या माजरा है? मैं एक दिन जंगल में तपस्या कर रहा था, तभी चंद्रलेखा और संगमगढ़ का राजकुमार आदित्य मुझे तंग करने लगे। क्रोध में आकर मैंने आदित्य को श्राप दे दिया, जिससे वह इस जादुई पक्षी में परिवर्तित हो गया। चंद्रलेखा की आंखों में आंसू बहने लगे। वह साधु के चरणों में गिर पड़ी और विनती करने लगी कि महाराज कृपा करके श्राप वापस ले लीजिए। तब मैंने कहा कि श्राप वापस नहीं लिया जा सकता, लेकिन इसका तोड़ संभव था जब तुम्हारे पास किसी मूर्ख राजकुमार का रिश्ता आए और तुम उससे विवाह कर लो। तब तुम्हारी प्रेमी संयोग से जादूगर काल भैरव से टकरा जाए तो आदित्य का श्राप समाप्त हो जाएगा। काल भैरव क्रोध में चिल्लाने लगा, लेकिन साधु की आंखों से रंग बिरंगी किरणें निकलने लगी और काल भैरव जलकर राख हो गया। राजकुमार वीर हक्का बक्का खड़ा था। तो इसका मतलब यह कोई भविष्य बताने वाला पक्षी नहीं था। दरअसल ये अफवाह मैंने फैलाई थी कि ये मेरे पास एक जादुई पक्षी है जो भविष्य देख सकता है, क्योंकि कनिष्क जंगल में रहने वाले जादुई पक्षी भविष्य बताते हैं। मैं जानती थी जब भी खबर सारे राज्य में फैल जाएगी तो ये काल भैरव के कान में भी पहुंचेगी और काल भैरव एक न एक दिन राजकुमार के पास, आदित्य के पास अवश्य पहुंचेगा। परंतु मैं ये नहीं जानती थी कि मेरी किस्मत में एक मूर्ख से विवाह करना भी लिखा होगा। ये नियति का खेल है। तुम काल भैरव से टकराया और काल भैरव ने तुमसे कहा कि मुझसे विवाह कर लो, और विवाह के बाद तुम जादुई पक्षी को काल भैरव के पास ले गए। लेकिन अब तुम मेरी पत्नी हो। हाँ, लेकिन मैं आदित्य से प्रेम करती हूँ। मैं तुम्हारे साथ महल नहीं जाऊंगी। राजकुमार वीर गहरी सोच में डूब गया। कुछ देर वो उदास स्वर में बोला, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं चंद्रलेखा। मुझे समझ में आ गया है कि मेरे पिताजी सही कहते थे। मैं मूर्ख हूँ, लेकिन अब मैं खुद को बदलने की कोशिश करूंगा। तुम खुशी से आदित्य के साथ जा सकती हो।